Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 10th के सिविक्स के सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फेडरलिज्म क्योंकि थोड़ा सा न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, तो फेडरलिज्म का अगर मैं आपको एक बेसिक एक आइडिया दे दूं तो फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक वो पावर शेयरिंग का मेथड है एंड पावर शेयरिंग ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो देन डू वॉच इट बिकॉज वो आपकी कंसेप्ट को और क्लियर कर देगी वो वीडियो, ठीक है। तो फेडरलिज्म इज अ वे ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें जो पावर है वो गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाती है एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल और एट यूनियन एंड वेरियस रीजनल लेवल्स। जैसा कि एग्जांपल आपने बेल्जियम की केस स्टडी में पढ़ा होगा, आई वुड रिपीट इट अगेन। अगर आपने बेल्जियम की केस स्टडी या पावर शेयरिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है देन डू वॉच द वीडियो। तो फेडरलिज्म के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब कि फेडरलिज्म का हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में तो पावर है ही, बट देन जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है ना कंट्री की, उसमें भी पावर जो है आपकी वो डिवाइडेड है। अब जैसा कि इंडिया का एग्जाम्पल ले लें तो सेंटर में एक जगह पावर तो है ही, सेंटर में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट तो है, बट अब हर स्टेट में भी तो गवर्नमेंट चेंज हो रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अलग अलग हैं। फिर उसके बाद और भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके पास अलग पावर है। तो ये हमारे फेडरलिज्म को मतलब एक फेडरलिज्म का हमारे एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही अगर आप यूएसए में देख लें, नीचे अभी एक मैप होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज में कहाँ कहाँ आपका फेडरलिज्म है जो वो फॉलो होता है। तो देखते हैं अब इसमें आगे क्या लिखा है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरेशन के क्या है, हमारे दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। क्या 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 लेवल है वो गवर्नमेंट के हमारे। वन इज गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री और एक होती है अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। अब एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे आपकी कंट्री के लिए, तो इंडिया के एग्जाम्पल में ये कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी आपकी। इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट हो जाएगी। इट इज इन दी सेंटर और इसका जो मतलब गवर्नेंस है इट इज ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी जिसमें एंटायर कंट्री पे चलता है। दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अब कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में है और इसका रूल ऑल ओवर इंडिया चलेगा। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक आती है क्या प्रोविंसेस या स्टेट पे, तो इंडिया में क्या हमारे इंडिया में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का। वहां पे किसकी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब सेम तो नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग पार्टीज हैं, तो यही हमारा एक फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल होगा कि दो अलग अलग पार्टीज हैं आपकी यूनियन में और स्टेट में। उसके बाद that look after much of the day to day administering of the state। अब जो बीजेपी गवर्नमेंट यूनियन में है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए तो नहीं बनाएगी ना रूल, वो जो बनाएगी पूरे इंडिया के लिए बनाएगी। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी वो पूरे इंडिया के लिए रूल नहीं बनाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट के, आप छत्तीसगढ़ के तो छत्तीसगढ़ के लिए बनाएगी, उत्तर प्रदेश के है तो उत्तर प्रदेश के लिए बनाएगी, महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के लिए बनाएगी। तो वो डे टू डे बेसिकली कि मतलब कहाँ पानी की कमी हो रही है, कहाँ कोई ऐसा नया कुछ एयरपोर्ट चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, रोड अच्छी करवानी है, तो ये सारी चीजें हमारा जो एडमिनिस्ट्रिंग काम होता है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं। ठीक है, both these levels of governments enjoy their power independently। अब अगर कुछ भी ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा बहुत अलग करने लगे जो कि नेशन के मतलब
देखा जाए तो देश के हित में ना हो। अगर कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो फिर क्या होगा कि जो बीजेपी मतलब जो हमारी सेंटर है वो अलाउ नहीं करेगी। बट अब अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपने राज्य में फॉर अब जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपने देखा होगा कि नोएडा में मायावती जी ने जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्क बनवाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है दलित प्रेरणा स्थल। तो जब वो पार्क बनवा रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उनकी राइट है, वो उनका पावर है, क्योंकि स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। बट देन वो कुछ भी, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर उनकी पावर इंडिपेंडेंट है तो वो स्टेट में कुछ मतलब ऑटोनॉमस प्रूव कर दें उसे, इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमस पावर नहीं है टॉप पे हमेशा यूनियन गवर्नमेंट ही आएगी, उसी के नीचे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट आएगी। बट तब भी कुछ जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड होती हैं चीजें उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है एंड सेम गोज विद द यूनियन गवर्नमेंट। अब मैंने आप लोग को बोला था कि एक मैप आएगा जहाँ पे हम देखेंगे कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ है। तो ये हमारा इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान है जिसमें पता नहीं क्यों लिखा है कि फेडरल पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम है, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, द इंटायर रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बोस्निया, यूएई हो गया हमारा, कोमोरोस, इथोपिया, नाइजीरिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, वेनेजुएला हो गया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर डिवीजन है सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट में। अब देखते हैं, आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे? इज इट यूनियन, फेडरल और सेंट्रल? आपके हमारे इंडियन गवर्नमेंट क्या है, यूनियन है, फेडरल है कि सेंट्रल है? कोई आइडिया है आपको? आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने एग्जाम्पल दिया था कि सेंटर में हमारी बीजेपी है और स्टेट में मान लीजिए छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लिया था मैम आपने, आपने कांग्रेस बताया था, तो फेडरल ही हुई, पावर डिवीजन। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, भारत दैट इज इंडिया। अब इसके आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एकदम 2 मिनट के लिए कंफ्यूजन के स्टेट में जाने वाले हैं, सो जस्ट बी रेडी। भारत दैट इज इंडिया shall be a union of states, not a federation of states। तो अब आप बोलेंगे कि मैम अभी तो आपने पढ़ाया था कि फेडरेशन था, अब आप कह रहे हो कि यूनियन है, तो एग्जैक्टली है क्या इंडिया? अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि जो हमारी सारी पावर्स हैं वो सेंट्रली वेस्टेड हमारी यूनियन, ओहो बहुत ही चटक कलर हो गया, वो वेस्टेड किसके हाथों में है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में। बट देन हमने डिवाइड कर दिया है उसे स्टेट गवर्नमेंट में, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने फर्दर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायती राज में, खैर वो अलग बात है। बट देन यूनियन यहाँ पे लिखा है, इंडिया में मेन जो सारे डिसीजंस हैं वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ही लेगी जो सेंटर में है। बट देन स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इंडिया को हम क्या बुलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वासी फेडरल। वैसे तो देखा जाए तो ज्यादा फीचर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के, एक फेडरेशन है इंडिया स्टेट्स की। बट देन इंडिया एक यूनियन भी है क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, इट विल ऑलवेज बी अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, इसीलिए इंडिया क्वासी मतलब हाफ, कुछ हद तक फेडरल है, इसीलिए इंडिया ना ही यूनियन है, ना ही फेडरल है, ना ही सेंट्रल है। क्या बताया मैंने भी आपको, इंडिया क्या है हमारी,
इंडिया हमारा क्वासी फेडरल है। एक बहुत पहले मैंने, जब मैं 11th-12th में थी तो मैंने एक कोट पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, इसी फेडरेशन चैप्टर पे ही, वो था कि इट इज अ फेडरल बॉटल filled with यूनिटेरियन स्पिरिट। जो कि क्लियरली यही बताता है कि इंडिया क्या है, अगेन क्वासी फेडरल है। ठीक है, तो अब आई गेस मैंने इस क्वेश्चन के आपके आंसर कर दिया है कि इंडिया क्वासी फेडरल है, सेमी फेडरल मान लीजिए टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। अब देखते हैं यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि इंडिया इज यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, फिर यूनिटरी स्पिरिट। तो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि दो ही हमारे सिस्टम्स है पावर डिवीजन के बेसिस पे। ठीक है, एक हो जाता है हमारा यूनिटरी, एक हो जाता है हमारा फेडरल। पावर डिवीजन जो होता है एक स्टेट में, वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे होता है। अब देखते हैं, अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. The central government can pass on orders to the provincial or local government, but in federal system the central, छोड़िए पहले हम यूनिटरी ही पढ़ते हैं। तो यूनिटरी में क्या हुआ कि सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसके जो सब यूनिट्स है ना वो सब एकदम उसके अंडर आते हैं, सबॉर्डिनेट हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भी ऑर्डर पास करेगी वो लोकल गवर्नमेंट को वहां की फॉलो करना है। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के एक स्टेट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी, अगर हम यूनिटेरी होते कंप्लीटली, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, हमारे मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या बोलते हैं कि यूपी में, अच्छा यूपी में ये रोड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है मैं ऑर्डर दे देता हूँ कि इसको 6 लेन हाईवे बनवा दो। समझे? तो ये एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब क्योंकि हम क्वासी फेडरल हैं, तो बीजेपी के हेड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, वो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, उनको ये नहीं बोल सकते कि अब तुम्हारे भिलाई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि रोडें देखी हैं कैसी हैं, रोड बनवाओ चलो, बिकॉज वो सबॉर्डिनेट नहीं आते हैं। State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. But India क्यों quasi federal हो जाता है? क्योंकि अगर state government does anything which is not right or rational or is listed in the state list, तो डेफिनेटली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है टू द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, if federalism works only in big countries why did Belgium adopt it? बेल्जियम तो छोटी सी कंट्री, अगर हम, आपने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा कि हरियाणा से भी साइज में छोटी है हमारे स्टेट ऑफ हरियाणा के, नदर्न इंडिया के। तो ऐसा क्यों है कि बेल्जियम ने अडॉप्ट किया? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो फेडरलिज्म है वो सिर्फ बड़ी कंट्रियों के लिए ही बना है। बेल्जियम ने पूरा एक बेल्जियन मॉडल अडॉप्ट किया था उन्होंने। अब स्विट्जरलैंड है, कितनी बड़ी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है ना, वेनेजुएला है, कितनी बड़ी कंट्री है, बट देन उन लोगों ने भी फेडरलिज्म अडॉप्ट किया, क्योंकि फेडरलिज्म से एक स्मूथ फंक्शनिंग और बेटर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पूरे वर्किंग ग्राउंड्स को नहीं देख रही होती है। दे आर सब डिविजन्स एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर व्हाटएवर things are enlisted as their powers. तो इसीलिए बेल्जियम ने इसे क्यों अडॉप्ट किया, इसके लिए आपको बेल्जियन मॉडल जानना जरूरी है। बेल्जियन मॉडल जानने के लिए आई वुड रिपीट व्हाट आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, पावर शेयरिंग आपको पता होनी चाहिए, so do watch a video on power sharing. अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म का इंट्रोडक्टरी हमने पढ़ लिया, बेसिक क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके ऑपोजिट में क्या है वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमें पता है, यूनियन होगा, एक उसके सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होगी। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस, यस
अब जैसे हम हैं, हमें बीजेपी भी रूल कर रही है और फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है हमें वो भी रूल कर रही है, गवर्न कर रही है. But each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. अब हमारे इंडिया में तो भाई स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इस हिसाब से चीजें डिवाइड हो जाती हैं. और आपने jurisdiction के हिसाब से देखा होगा, हाई कोर्ट्स होते हैं जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे यूनियन लेवल पे काम करता है. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. So the existence of the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. ठीक है, अथॉरिटी हो गई हर टियर ऑफ गवर्नमेंट पे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमें गारंटी मिलती है. अफोर्ड क्या है हमारा? The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. ठीक है, provisions को unilaterally सिर्फ एक level of government change नहीं कर सकती है. मतलब अगर कुछ changes लाने हैं तो state government, जो state से elected representatives हैं, हमने जो इन्हें इलेक्ट किया है, एंड देन जो हमारे यूनियन है वो लोग साथ बैठ के एक चेंज लाएंगे. इट्स नॉट दैट just one single handedly one level of government can change the basics. Such changes require the consent of both level of the government. वही जो मैंने अभी आपको बताया, क्या? consent of both levels of government. Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government. The highest court acts as, अब इंडिया में क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल जल्दी बताइए. सुप्रीम कोर्ट और सबॉर्डिनेट जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, हाई कोर्ट. मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके हाई कोर्ट्स नहीं है, तो वो किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट 2-3 स्टेट्स पे अपना जुरिस्डिक्शन चला सकता है. अब ये आपका काम है कि आपको ये पता करना है कि कौन कौन से स्टेट्स में हाई कोर्ट नहीं है और उन पे कौन से स्टेट के हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो चलता है. ठीक है, सो नाउ वी लुक एट द फिफ्थ फीचर. द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर. अगर क्या होता है, डिस्प्यूट होता है इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर्स. ठीक है, अगर लड़ाई हो गई स्टेट गवर्नमेंट में और आपके क्या कहते हैं इसका एक नाम होता है जुडिशियल रिव्यू. अगर लड़ाई हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन गवर्नमेंट में कि हमें ये करना है, नहीं हमें तो ये नहीं करना है, डिसाइड कौन करेगा? डिसाइडिंग फैक्टर जो दो लेवल पे गवर्नमेंट्स लोगों को गवर्न करें, अब तो वो खुद ही बैठ रही हैं, तो कौन डिसाइड करेगा? जो हाईएस्ट वहां का एपेक्स कोर्ट होगा. इंडिया में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है. जुडिशियल रिव्यू देता है वो, जो उसके लिए टेक्निकल टर्म होगा पॉलिटिकल साइंस का, वो होगा आपका जुडिशियल रिव्यू. आगे बढ़ते हैं. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब इंडिया में क्या है ना, जो रेवेन्यू टैक्सेस होते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इन इंडिया. बाकी कंट्रीज का भी ऐसे ही डिवाइडेड होता है. अब फंक्शनिंग के लिए पैसे तो चाहिए ना, पैसों के लिए टैक्स चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट किन किन तरीके से अपना टैक्स वसूलती है और फिर यूनियन गवर्नमेंट किन किन तरीके से अपना टैक्स वसूलती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. 7th पे चलते हैं. द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives. क्या होता है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. regional diversity को भी उन्हें accommodate करना है और unity को भी promote करना है. unity in diversity मान लीजिए सिंपल सा इसका मोटो होता है. Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both. Now we will see कि जो proper एक आपका federal system है उसमें क्या होता है? Mutual trust and agreement to live together. जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट मान लीजिए, यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे आपकी जो भी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट है, सिंपल भाषा में बोलूं तो इन दोनों को फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है.
मतलब बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ना चले। अब अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो कहीं अगर बीजेपी की यूनियन में सरकार है और कहीं कांग्रेस की है या टीएमसी है, इतने क्लैशेस होते हैं। अगर आप न्यूज देखें तो आए दिन कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है, अग्रीमेंट ही नहीं है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों फेडरल सिस्टम स्मूथली चलना मतलब चले और ये दोनों जो पार्ट मतलब हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ये भी अच्छे से चले। अब देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। The area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects. अब जैसे कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के पास है, उसको प्रोटेक्ट करने की ये सारी चीज़ों की पावर हमारी जुडिशरी के पास है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की जितनी स्टेट बाउंड्री होगी उतना ही आपका स्टेट गवर्नमेंट चलेगी। और जो इंडिया है, sorry for my diagram, it is really horrible but please understand कि यूनियन गवर्नमेंट की पूरे पे चलेगी। तो ये क्या है, इनका ज्यूरिसडिक्शन है, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। अब यूपी की गवर्नमेंट है तो जाके महाराष्ट्र में अपना लॉ नहीं बनाएगी, ठीक है। यही सिंपल सा मतलब है ज्यूरिसडिक्शन का कि जितना आपके दायरे में है उतने पे आपकी चलेगी लीगली। The exact balance of power between central and the state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation have been formed. ठीक है, exact balance of power central and state के बीच में कैसे पता चलता है? This balance depends mainly on the historical context, किस तरह से वो particular जो state था आपका वो बना था। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की एंडिंग स्लाइड पे। दो तरह की हमारी फेडरेशंस भी होती हैं। किस तरह की होती हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर के एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। अब देखते हैं, इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, ठीक है, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. इसका मतलब होता है in respect to या फिर in context of या फिर in relation to, ठीक है, और इसको बोलते हैं vis-a-vis। तो जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है फेडरेशन का, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, सबकी इक्वल पावर है और उतने ही स्ट्रॉन्ग है इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट। अब देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस वाली कौन सी है। इसमें मैंने इंडिया को आपको क्या बताया था, क्या है इंडिया? इंडिया इज क्वासी फेडरल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल vis-a-vis the state in relation to the state। अब ऑब्वियसली इंडिया में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो वे टू पावरफुल है इन कंपैरिजन टू आवर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब इसके ये हमारा क्या था, ये हमारा पार्ट ए है इंट्रोडक्शन का। इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट बी में आपके होगा इंडियन फेडरलिज्म क्या होता है। So with this I would like to end the video. Thank you for watching and stay connected to our channel.